नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी, बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, मेंस एग्जाम एवं आरपीएससी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण सहकारी साख समितियों के सुधार से संबंधित समिति गठित की गई थी। कौन सी समिति थी? नरीमन समिति, गाडगिल समिति, ऊषा थराट समिति, विद्यानाथन समिति। तो ग्रामीण सहकारी साख समितियों के सुधार के संबंध में विद्यानाथन समिति का गठन किया गया था। इसके अलावा बैंकिंग क्षेत्र से कुछ प्रमुख समितियां हैं, उनको जान लेते हैं। नरसिम्हन समिति फर्स्ट का गठन 1991 में, नरसिम्हन समिति सेकंड का जो गठन है उसका 1997 में, गोईपोरिया समिति का गठन 1990 में, वर्मा समिति का गठन 1998 में, जिन्होंने कमजोर वाणिज्यिक बैंकों की पुनर्संरचना हेतु सिफारिश की थी। नायक समिति का गठन 1993 में और खन्ना समिति का गठन 2001 में तथा बिमल जालान समिति का गठन 2013 में किया गया, जो नए बैंकों को लाइसेंस देने के लिए गठित की गई थी। उर्जित पटेल समिति का गठन 2013 में तथा नचिकेत मोर समिति का गठन जो है 2014 में किया गया, जो वित्तीय समावेशन के संबंध में गठित की गई थी। गरीबी मापने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया, जान लेते हैं। बीएम दांडेकर एवं रथ समिति का गठन 1971 में किया गया था। 1971 में बीएम दांडेकर एवं रथ समिति का गठन किया गया। अलग समिति का गठन 1979 में किया गया। तेंदुलकर समिति का गठन 2009 में, रंगराजन समिति का गठन 2014 में किया गया। लकड़ावाला समिति का गठन 1993 में किया गया था। ये समितियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हासिम समिति का गठन 2012 में किया गया, जो शहरी गरीबी के आकलन के लिए गठित की गई थी। इसी प्रकार से एनसी सक्सेना समिति का गठन 2008 में किया गया और यह समिति ग्रामीण गरीबी के आकलन के लिए गठित की गई थी। बेरोजगारी के संबंध में कुछ समितियां गठित की गई, जिसमें भगवती समिति का गठन 1973 में किया गया और सेन गुप्ता समिति का गठन जो है वह शिक्षित बेरोजगारी को मापने के लिए किया गया था। टैक्सेशन रिफॉर्म कमेटी के संबंध में बहुत सारी समितियों का गठन किया गया। तो इसमें एक समिति है टैक्सेशन रिफॉर्म कमेटी 1956 में गठित की गई, जिसे कैलडार समिति भी कहा जाता है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैलडार समिति ने या कैलडार ने कौन कौन से कर लगाने का सुझाव दिया। तो कैलडार ने वार्षिक कर, पूंजी लाभ कर, उपहार कर, बेकर लगाने का सुझाव दिया था। इसके अलावा केलकर समिति 2002 में गठित की गई। केलकर समिति 2012 में गठित की गई। 2002 के बाद 2 केलकर समिति का गठन किया गया था और एलके झा समिति का गठन 1981 में किया गया था। तो यह कुछ समितियां थी जो महत्वपूर्ण थी परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 1975 में गठित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 5 स्थानों पर की गई निम्न में से कौन सा स्थान नहीं है? हरियाणा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब। तो पंजाब जो है वह नहीं है 5 राज्यों में। बाकी हरियाणा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, बाजार में प्रचलित मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित मूल्य कहलाता है। निकासी मूल्य, वसूली मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, बाजार मूल्य। तो बाजार में प्रचलित मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित जो मूल्य होता है वह बाजार मूल्य कहलाता है। बाजार मूल्य डी ऑप्शन में है। निकासी मूल्य क्या है, वसूली मूल्य क्या है और न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, एक एक के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। निकासी मूल्य वह मूल्य है जिस पर केंद्र सरकार केंद्रीय भंडारों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों को अनाज निर्गमित करती है।
निकासी मूल्य वह मूल्य है कहा जा सकता है जो भारतीय खाद्य निगमों, राज्यों या राज्य अधिकृत एजेंसियों को अनाज देने के बाद प्राप्त होती है। तो निकासी मूल्य क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जो उचित मूल्य पर दुकानों को अनाज निर्गमित किया जाता है उसी मूल्य को निकासी मूल्य कहा जाता है। वसूली मूल्य क्या है? वह मूल्य जिस पर सरकार किसानों से अनाज की खरीद करती है उस मूल्य को वसूली मूल्य कहा जाता है। वसूली मूल्य की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा फसल की कटाई के समय की जाती है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या एमएसपी जो है वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेची जाने वाली अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार होती है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। किसानों को उनकी फसलों का उचित तथा लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष रबी एवं खरीफ की 23 फसलों के लिए जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में कौन सा कथन असत्य है? एमएसपी वह मूल्य है जिस पर किसानों द्वारा बेची जाने वाली अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने को सरकार तैयार होती है तो ना हो, यह गलत हो जाएगा। एमएसपी की धारणा के प्रतिपादन का श्रेय ब्रिटिश कृषि वैज्ञानिक फ्रैंक डब्ल्यू पार्कर को जाता है। यह भी इसमें सभी गलत हैं। 4 का 1, 2, 3 सभी गलत है तो डी सही हो जाएगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, वह मूल्य जिसकी घोषणा सरकार वर्ष में रबी तथा खरीफ फसल के बोने के बाद करें वह कौन सी फसल है? तो ऐसी फसल को या ऐसी फसल के मूल्य को जो है वह वसूली मूल्य कहा जाता है। वसूली मूल्य में किसानों को अनाज की खरीद मूल्य होती है जो किसानों से सरकार खरीदती है और इस मूल्य की घोषणा जो है वह केंद्र सरकार द्वारा फसल की कटाई के बाद की जाती है। तो 5 का सही आंसर ए हो जाएगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सरकार द्वारा किस मूल्य की घोषणा फसल बोने के पहले रबी एवं खरीफ में की जाती है? तो वसूली मूल्य की घोषणा जो है वह फसल बोने के पहले या फसल बोने के कटाई के बाद की जाती है। तो 6 का सही वसूली मूल्य है न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल कटाई और बुआई के बाद, फसल की बुआई के पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। तो इसका 6 का सही आंसर बी हो जाएगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, जिस मूल्य पर सरकार केंद्रीय भंडारों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों को या राज्य अधिकृत एजेंसियों को अनाज निर्गमित करती है वह है बाजार मूल्य, वसूली मूल्य, निकासी मूल्य, एमएसपी मूल्य। तो ऐसे मूल्य को निकासी मूल्य कहा जाता है। अगला बफर स्टॉक का क्या अर्थ है? अधिशेष उपलब्ध होने पर स्टॉक निर्माण पर एक बाधा, घाटे की भरपाई के लिए प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं का भंडार, घाटा होने पर एक विशिष्ट किस्म के उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है और अत्यधिक वितरण को रोकने के लिए एक निवारक उपाय। तो बफर स्टॉक जो है वह घाटा होने पर एक विशिष्ट किस्म के उत्पाद पर विशेष ध्यान देने की बात करता है। क्या है बफर स्टॉक? कुछ आकस्मिक परिस्थितियों जैसे बाढ़, सूखा, अकाल आदि स्थितियों में खाद्यान्न की ज़रूरतों को पूरा करने तथा उनके मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार खाद्यान्नों का अतिरिक्त स्टॉक अपने पास रखती है, उसे ही बफर स्टॉक कहा जाता है और यह स्टॉक भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से रखा जाता है। बफर स्टॉक का उद्देश्य जो होता है वह खाद्यान्नों की आकस्मिक स्थिति में उपलब्धता सुनिश्चित कराना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 8 का। एक क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था तो उसको आप लोग ध्यान रखना कि सरकार द्वारा किस फसल की घोषणा फसल
बोने से पहले रबी एवं खरीफ से पहले की जाती है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा जो है वह सरकार द्वारा फसल बोने के पहले की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा एमएसपी की घोषणा फसल बोने के पहले की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा जो है फसल बुआई से पहले करने का उद्देश्य जो होता है जिससे कि किसान फसल बोने के संबंध में उचित निर्णय ले सके। और एमएसपी जो है वह किसानों को उनकी फसलों का न्यूनतम गारंटी प्रदान करती है, अर्थात वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेची जाने वाली अनाज की संपूर्ण मात्रा क्रय करने के लिए तैयार होती है। और बाकी सब 8 नंबर तक क्वेश्चन सही थे। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, बफर स्टॉक का विचार सर्वप्रथम भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया? तो बफर स्टॉक का विचार भारत में सर्वप्रथम जो है वह चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। और चौथी पंचवर्षीय योजना का समय 1969 से 74 था, जो गाडगिल फार्मूले पर आधारित थी। अगला, आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए बफर स्टॉक से निम्न की आपूर्ति की जाती है। गेहूं, चावल की दोनों की आपूर्ति की जाती है, गेहूं की भी और चावल की भी। 10 का सही आंसर सी है। 11, भारतीय किसानों निम्न में से कौन सा गैर संस्थागत ऋण प्रदान करने की श्रेणी में आता है? भारतीय किसानों को जो है वह गैर संस्थागत ऋण प्रदान करने की श्रेणी में वह साहूकार एवं देसी बैंकर आते हैं। ए तथा बी दोनों सही हैं। बाकी भूमि विकास बैंक संस्थागत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के 2 स्रोत, संस्थागत स्रोत और गैर संस्थागत स्रोत। संस्थागत स्रोतों में बैंकें सभी प्रकार की आती हैं एवं गैर संस्थागत स्रोतों में साहूकार, देसी बैंकर, देसी महाजन, बनिया, ये सब आते हैं। अगला, हरित क्रांति की शुरुआत निम्न फसल से की जाती है। तो हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में खरीफ की फसल से की जाती है। 12 ये सही है। खाद्य क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। फूड जोन की स्थापना 1964 में की गई थी। 13 बी सही है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन अपूर्ण प्रतिस्पर्धा की धारणा की एक विशेषता नहीं है? अपूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेषता नहीं है। तो देसी उत्पाद, फर्मों का मुक्त प्रवेश, निःशुल्क परिवहन, पूर्ण ज्ञान। अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों का पूर्ण ज्ञान नहीं होता अर्थव्यवस्था का। अगला, अपूर्ण प्रतियोगिता की धारणा का प्रतिपादन किया? किस अर्थशास्त्री ने अपूर्ण प्रतियोगिता की धारणा का प्रतिपादन किया है? तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने अपूर्ण प्रतियोगिता की धारणा का प्रतिपादन किया है। ये सही है 15 का। अगला 16 नंबर, एकाधिकारिक प्रतियोगिता की धारणा का प्रतिपादन किसने किया? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, चैम्बरलिन, पाल स्विजी। तो एकाधिकारिक प्रतियोगिता का प्रतिपादन चैम्बरलिन द्वारा किया गया था। एकाधिकारिक प्रतियोगिता की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। 1947 में प्रोफेसर चैम्बरलिन ने द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पुस्तक में एक नए बाजार का प्रतिपादन किया जिसे एकाधिकारात्मक, एकाधिकारिक एवं एकाधिकृत बाजार कहा गया। चैम्बरलिन ने परफेक्ट कंपटीशन एवं एकाधिकार के बीच की एक स्थिति की व्याख्या की जिसे क्या कहा गया? एकाधिकारिक बाजार कहा गया, जिसकी कुछ विशेषताएं हैं जैसे विक्रेता या फर्मों की संख्या अधिक, क्रेता की संख्या अधिक, वस्तुएं विभेदित अर्थात समान होते हुए भी विभेदित वस्तुएं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में पंखा की रंग, रूप, आकार में अंतर है लेकिन काम एक ही है। इस वस्तु विभेदित के संदर्भ में चैम्बरलिन सिगरेट का एग्जाम्पल देते हैं। वस्तु की गुणवत्ता भिन्न भिन्न होती है जिसके कारण फर्में बाजार में स्वतंत्र व्यवहार करती हैं। फर्मों की लागत ढांचा जो है वह यू आकार की होती है। एवीसी, एसी, एमसीयू आकार की होती हैं। फर्में अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए विक्रय लागत वहन करती हैं। तो एकाधिकारिक बाजार की यह प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके अलावा जो है वह एकाधिकारिक बाजार में वस्तु विभेद की स्थिति पाई जाती है और नज़दीकी स्थानापन्न वस्तुएं पाई जाती हैं। क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक होती है। तो
एकाधिकारिक प्रतियोगिता की धारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? चैम्बरलिन द्वारा किया गया था। अगला, कुर्नो मॉडल का तार्किक विस्तार है? स्वीजी मॉडल, बर्ट्रैंड मॉडल, स्टेकलवर्ग मॉडल, रिकार्डो मॉडल। तो कुर्नो मॉडल का जो तार्किक विस्तार है वह है स्टेकलवर्ग मॉडल। 17 का सही आंसर सी हो जाएगा। कुर्नो, स्टेकलवर्ग, बर्ट्रैंड, एजवर्थ और चैम्बरलिन का मॉडल जो है वह अल्पाधिकार बाजार के अंतर्गत नॉन कोलेसिव ओलिगोपोली का प्रमुख मॉडल है, जिसमें कुर्नो अपने सिद्धांत में द्वयाधिकार मॉडल के रूप में कुछ बातें बताते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि उत्पादक जो है वह अपने उत्पादन को यह मानता है कि उसका प्रतिद्वंदी उतनी ही मात्रा का उत्पादन करता है जितनी मात्रा वह कर रहा है, अर्थात उत्पादक प्रतिद्वंदी की क्रिया को ध्यान में नहीं रखता है और वह उत्पादन करता चला जाता है। कुर्नो अपने मॉडल में उत्पादन के लिए खनिज जल का एग्जाम्पल लेते हैं और अपने इस विश्लेषण में उत्पादन लागत को शून्य मान लेते हैं। प्रतिद्वंदी द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं की जाती है, लागत शून्य मानी गई है। उत्पादक को बाजार मांग का पूरा ज्ञान होता है। दो फर्में दोनों समरूप वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। फर्मों का मुख्य उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। नई फर्मों का प्रवेश बंद है तथा प्रतिद्वंदी फर्मों की पूर्ति स्थिर है, अर्थात वह शून्य कल्पित मान्यता पर आधारित हैं। कुर्नो ने समरूप लागत एवं समरूप मांग की मान्यता अपने इस सिद्धांत में ली है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया वक्रों का प्रतिपादन किया। तो प्रतिक्रिया वक्रों का प्रतिपादन जो है वह स्टेकल वर्ग द्वारा किया गया था। स्टेकल वर्ग का सिद्धांत क्या है? स्टेकल समाधान या स्टेकल वर्ग ने समलाभ वक्र की अवधारणा के साथ प्रतिक्रिया वक्र का प्रतिपादन किया। स्टेकल वर्ग ने समलाभ वक्र को प्रतिपादित किया तथा क्रिया प्रतिक्रिया वक्र एक दूसरे को जहां काटते हैं वही दोनों फर्मों का संतुलन बिंदु स्टेकल वर्ग ने बताया और इस बिंदु को नैश संतुलन, स्टेकल वर्ग समाधान या कुर्नो समाधान कहा गया। यह सिद्धांत जो है कुर्नो की अपेक्षा द्वयाधिकार का बेहतर मॉडल है और स्टेकल वर्ग का सिद्धांत कुर्नो के सिद्धांत का सुधार है, यह भी कहा जा सकता है। तो स्टेकल प्रतिक्रिया वक्रों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? स्टेकल वर्ग द्वारा किया गया था। 18 का सही आंसर डी है। निम्न चित्र प्रदर्शित कर रहा है, तो निम्न चित्र हानि की स्थिति बता रहा है और ओपेक तेल निर्यातक पर नियंत्रण रखता है। किसके द्वारा? कार्टेल द्वारा, राशिपातन द्वारा, एकाधिकार के द्वारा। कार्टेल द्वारा ओपेक जो है तेल निर्यात पर नियंत्रण रखता है। कार्टेल की स्थापना बगदाद, इराक में 1960 में की गई थी। वर्तमान में ओपेक के सदस्य देशों की संख्या 13 है। 2018 तक 14 सदस्य देश थे और 2018 में कतर ओपेक से अलग हो गया। तो इस प्रकार से ओपेक सदस्य देशों की संख्या कितनी बची है? 13 बची है और ओपेक सदस्य देशों का या ओपेक संगठन का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। अगला क्वेश्चन है, कीमत दृढ़ता का विचार किसने दिया? कोई नहीं ने, क्योंकि कीमत दृढ़ता का विचार जो है पाल एवं स्वीजी द्वारा दिया गया था। तो रॉबिन्सन, एजवर्थ, चैम्बरलिन, कोई नहीं सही हो जाएगा। 21 का सही आंसर क्या है? डी है। अगला 22, पूर्ण प्रतियोगिता एवं अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर दर्शाता है एआर वक्र। तो पूर्ण प्रतियोगिता एवं अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर की बात जो है वह एआर वक्र करता है। कौन सा वक्र आयताकार अतिपरवलय होता है? एमसी, एफसी, एएफसी, टीएफसी। तो एएफसी वक्र जो है वह आयताकार अतिपरवलय होता है। 23 का सही आंसर सी है। अगला, यदि उत्पादन के दो साधन पूर्ण प्रतिस्थापनीय हो तो प्रतिस्थापन लोच होगी। 0, अनंत, अधिक, शून्य।
तो यदि उत्पादन के दो साधन पूर्ण प्रतिस्थापनीय हों तो प्रतिस्थापन की लोच 0 होगी। तो इस प्रकार से आज के इस क्लास में हम लोगों ने 24 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को सॉल्व किया और यह क्वेश्चन रिवीजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और आज के क्वेश्चन में, या कह सकते हैं कि आज की इस क्लास में एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी, तो उसके लिए हम लोगों ने उसको सुधारा और आगे से कोशिश करेंगे कि आसानी के साथ हम लोग सॉल्व करें क्वेश्चन को।